पिछली वीडियो में हमने गौर किया था कि बेंजीन एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन रखती है। और जब केमिस्ट्स ने सबसे पहले साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन बनाया था, जो कि यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल है, तो उन्होंने ये फर्ज किया था कि ये मॉलिक्यूल बेंजीन की तरह रिएक्ट करेगा। जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसके पास मुतबादिल या ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड्स मौजूद है और इसके पास एक रिंग भी मौजूद है। तो इसलिए इन्होंने ये फर्ज किया था कि ये बेंजीन की तरह ही अमल करेगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन बेंजीन की तरह रिएक्ट नहीं करता। बेंजीन ने साइक्लोहेक्सीन की तरह का रिएक्शन जाहिर नहीं किया। यानी कि ये अगर साइक्लोहेक्सीन के डबल बॉन्ड में हम ब्रोमीन शामिल करें तो ये हमें इनैंशियोमर्स का मिक्सचर देता है, लेकिन बेंजीन ऐसा कोई रिएक्शन जाहिर नहीं करता। तो ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन आपको इनैंशियोमर्स का मिक्सचर देगा और साथ में ब्रोमीन इसके इन डबल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड में शामिल हो जाएगा। बाद में पता ये चला कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन कॉन्जुगेट भी नहीं है। तो ऐसा लगता जरूर है कि इस डॉट स्ट्रक्चर में मुतबादिल या ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स की तरह अमल करता है। ये इस तरह का बर्ताव करता है जैसे इसके पास 4 मुख्तलिफ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स हैं और ये एरोमेटिक भी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि क्या हम यहाँ इस रिएक्शन की वजूहात मालूम कर सकते हैं या नहीं। और इसलिए आइए जल्दी से इस क्राइटेरिया या मयार को जल्दी से देख लेते हैं, जिसके जरिए हम इस बात का फैसला करते हैं कि आया कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। एक कंपाउंड या आयन तब एरोमेटिक होता है जब इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स की रिंग मौजूद हो और साथ इसके पास रिंग में 4n+2 यानी 4n जमा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हो, जिसमें n एक इंटीजर होता है। ये हुक्केल्स रूल है, इंटीजर यानी कि पूरा का पूरा नंबर। तो ये रहा मेरा साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन का मॉलिक्यूल और अगर मैं यहाँ अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनूं तो मैं देख सकती हूँ कि इस मॉलिक्यूल में कुल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो मैं लिख देती हूँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लिहाजा हर कार्बन के पास एक आजाद p ऑर्बिटल होता है। अब अगर साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन रिंग में 8 एटम्स हैं, इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन मौजूद है। इसलिए मॉलिक्यूल की मुमकिन कॉन्फ़िगरेशंस में से एक कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसे टब कॉन्फर्मेशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि टब कॉन्फर्मेशन के लिए ये दोनों कार्बन ऊपर की तरफ या दोनों तरफ आ सकते हैं। अब अगर टब कॉन्फर्मेशन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो मैं यहाँ टब कॉन्फर्मेशन के हर कार्बन पर p ऑर्बिटल बना सकती हूँ। p ऑर्बिटल को यहाँ बनाने के बाद हमें कुछ इस तरह की तस्वीर मिलेगी। अब यहाँ मसला यह है कि p ऑर्बिटल्स का आपस में ओवरलैप करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इनके लिए यहाँ ओवरलैप करना आसान हो सकता है, लेकिन टब कॉन्फर्मेशन की वजह से इन p ऑर्बिटल्स के लिए ओवरलैप करना मुश्किल होगा। तो इस बात से ये पता चलता है कि इसी वजह से ये मॉलिक्यूल इस तरह से काम करता है जैसे ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसके पास p ऑर्बिटल्स तो मौजूद हैं, लेकिन ये टब कॉन्फर्मेशन में ओवरलैप नहीं कर सकते। अब इस तरह से इसने यहाँ कंपाउंड की एरोमेटिक होने के पहले क्राइटेरिया की तो खिलाफ वर्जी कर ली है। इसलिए हम कहते हैं कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन नॉन एरोमेटिक है, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये एरोमेटिक होने के पहले क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करती। इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग करते हुए p ऑर्बिटल्स मौजूद नहीं है। टब कॉन्फर्मेशन में p ऑर्बिटल्स सही से ओवरलैप नहीं होते। अब अगर यही साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन प्लेनर कॉन्फर्मेशन अख्तियार कर ले तो फिर क्या होगा? तो चले अब हम इसकी प्लेनर कॉन्फर्मेशन देखते हैं। एक बार फिर इसके पास मौजूद कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो हर कार्बन के पास इस तरह से p ऑर्बिटल मौजूद होगा। हमारे पास कुल 8 कार्बन है तो यहाँ 8 p ऑर्बिटल्स भी होंगे, यानी 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास यहाँ साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन में कुल 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हैं और एमओ थ्योरी के मुताबिक ये 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। लिहाजा यहाँ ये 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स खुद खत्म हो जाएंगे और ये हमें 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फराहम करेंगे।
इस वीडियो में इन 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हम इन सबको तो यहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने फ्रॉस्ट दायरे का इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूर दिखाएंगे कि इनकी ताकत के लिहाज से फ्रॉस्ट सर्कल में ये कहाँ मौजूद होंगे। मैं यहाँ अपने फ्रॉस्ट सर्कल के बीच में एक लाइन बना दूंगी ताकि मुझे यहाँ पॉलीगॉन बनाने में आसानी हो। अब ये बताएं कि मैं यहाँ किस किस्म का पॉलीगॉन बनाऊं। देखिए, मेरे पास यहाँ 8 मेंबर्स की रिंग मौजूद है, तो मैं यहाँ 8 साइडेड पॉलीगॉन बना दूंगी, यानी कि ऐसा पॉलीगॉन जिसके 8 मुंह हो या 8 इतराफ हों। अब याद रखें कि जब भी आप फ्रॉस्ट सर्कल बनाते हैं और फिर इसमें आप पॉलीगॉन बनाते हैं, तो इसमें अहम बात ये होती है कि जिस जगह या पॉइंट पर आपका पॉलीगॉन आपके इस दायरे से मिलता है या इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट दरअसल एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नुमाइंदगी करता है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जाहिर करता है। इसीलिए मैं यहाँ देख सकती हूँ कि यहाँ मेरे पास कुल 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि यहाँ मेरा पॉलीगॉन और ये दायरा कुल 8 पॉइंट्स पर मिल रहा है या कह लें कि इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक बार फिर बताती चलूं कि फ्रॉस्ट सर्कल से मुतल्लिक अच्छी बात यह है कि ये आपको आपके इन 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जी दिखाता है। तो अब यहाँ मेरे पास 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो कि यहाँ ये नीचे वाले होंगे, और ये तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको रिलेटिव एनर्जीज के बारे में बताएंगे। इसी तरह अब यहाँ सबसे ऊपर भी मेरे पास 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। इनके पास ताकत या एनर्जी ज़्यादा है। और फिर यहाँ ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो कि यहाँ इस बीच वाली लाइन पर मौजूद हैं, ये पॉइंट्स इस तरह से इन 2 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जाहिर कर रहे हैं। चलें, अब मैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से भरना शुरू करती हूँ। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही होता है। मेरे पास कुल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जिनके बारे में मुझे प्लेनर साइक्लोऑक्टाटेट्राईन मॉलिक्यूल के हवाले से सोचना है। तो अब मैं इस तरह से इन ऑर्बिटल्स को भरना शुरू कर सकती हूँ। तो यूं 6 इलेक्ट्रॉन्स तो मुकम्मल हो गए या कह लें कि भर दिए गए, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। अब चूंकि ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही है, इसलिए मैं यहाँ हुंड्स रूल का इस्तेमाल करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ऑर्बिटल में नहीं जोड़ूंगी या इनको पेयर अप नहीं करूंगी। तो यूं मैंने यहाँ अपने 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर कर दिया है, और चूंकि यहाँ मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये चीज इस बात को जाहिर कर रही है कि ये एक बहुत गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल होगा। अब अगर मैं इसी मॉलिक्यूल की प्लेनर कॉन्फर्मेशन की बात करूं और इसे हुक्कल्स रूल के मुताबिक सोचूं, तो मैं जानती हूं कि इसकी कॉन्फर्मेशन हुक्कल्स रूल के मुताबिक नहीं होती। हुक्कल्स रूल ये है कि 4n+2, जिसमें n एक पूरा नंबर है, और यहाँ ये 2 इस वजह से आया है कि मेरे पास यहाँ नीचे ये ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन मेरे पास यहाँ ये 4n नहीं है, जिसमें n ऊपर मौजूद इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इंटीजर हो। यहाँ पर इस असूल की मुखालफत हो रही है, लिहाजा मेरे पास कुल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि हुक्कल्स रूल के मुताबिक नहीं है या जो हुक्कल्स रूल की पैरवी नहीं करते। और अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ठीक नहीं है, लिहाजा ये मॉलिक्यूल यकीनन प्लेनर कॉन्फर्मेशन अख्तियार करने वाला नहीं है। इसीलिए साइक्लोऑक्टाटेट्राईन की टब कॉन्फर्मेशन होती है, ना कि प्लेनर कॉन्फर्मेशन। ये एरोमेटिक नहीं होता। पहले क्राइटेरिया के खिलाफ वर्जी या पहले क्राइटेरिया पर ना उतरने की वजह से इसे नॉन एरोमेटिक कहा जाता है, लेकिन इस साइक्लोऑक्टाटेट्राईन को रिएक्ट करवाना मुमकिन है, इससे ऑक्सीडाइज करना भी मुमकिन है। तो चलें अब ये देखते हैं कि जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है। लिहाजा अगर हम साइक्लोऑक्टाटेट्राईन लेते हैं और इसे ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो इससे ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स खो देता है। यहाँ मैं ये कहूंगी कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स यही रहेंगे, जबकि ये उल्टे हाथ पर मौजूद इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा। लिहाजा अगर मैं इन 2 कार्बन से इनका बॉन्ड निकाल लूं, जो कि पहले डबल बॉन्ड था, तो ऐसे करने से इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ मैं इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देती हूँ। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ मुंतकिल कर सकती हूँ और इस तरह अगर मैं इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस कार्बन पर अभी भी +1 चार्ज होगा और दूसरा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यहाँ इस कार्बन पर हरकत करेगा। आप इस मॉलिक्यूल के मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना जारी रख सकते हैं। मैं यहाँ ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पूरे आयन में फैले हुए हैं। इस बात को जाहिर करने का एक तरीका ये है कि यहाँ हम ये दिखाएं कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे आयन में फैले हुए हैं और इस पूरी चीज पर इस तरह से मुस्बत 2 चार्ज मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इस साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन से मिलने वाले डाइकेटाइन को देखूं तो मुझे अंदाजा होता है कि तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। लिहाजा अगर मैं इन कार्बोकेटाइंस के बारे में बात करूं तो ये तमाम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। डबल बॉन्ड रखने वाली हर चीज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यूं यहाँ मेरे पास कुल 8 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इन हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल होता है। मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। मेरे पास 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुकल्स रूल के एन मुताबिक यहाँ मौजूद है और यूं ये आयन प्लेनर कॉन्फर्मेशन में मौजूद है। ये असल में ऊपर इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ इन p ऑर्बिटल्स के पास ओवरलैप होने का मौका मौजूद है और इस तरह ये आयन दरअसल एरोमेटिक होने के पहले क्राइटेरिया पर उतरता है, पूरा उतरता है। इसके पास मुसलसल ओवरलैप होने वाले p ऑर्बिटल्स की रिंग मौजूद है और अगर आप दूसरे क्राइटेरिया पर नजर डालें तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं और ये इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी भर देगा। अब इसके पास ये ऊपर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हुकल्स रूल को भी पूरा कर रहा है। तो इस डाइकेटाइन के पास कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। लिहाजा ये आयन एरोमेटिक कहलाएगा। तो ये एक एरोमेटिक आयन है। ये एरोमेटिक होने के दोनों क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। लिहाजा ये इजाफी, मुस्तहकम या स्टेबल भी होता है। इसके प्लेनर होने की भी यही वजह है चूंकि साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन की तरह इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन की इस तादाद की वजह से इस पर कुछ तनाव या स्ट्रेन मौजूद होता है और ये इस स्ट्रेन को कम करने के लिए टब कॉन्फर्मेशन में तब्दील होना पसंद करता है। लेकिन हकीकत में ये एक प्लेनर डाइकेटाइन है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस आयन के पास किसी किस्म का इजाफी स्टेबिलिटी मौजूद है जो इसे प्लेनर कॉन्फर्मेशन में ही रखने पर जोर दे रही है या इसे प्लेनर कॉन्फर्मेशन में ही रहने पर मजबूर कर रही है। इसके पास ये इजाफी स्टेबिलिटी इस वजह से मौजूद है चूंकि ये एरोमेटिक है। खैर, तो ये आयन फिर यहाँ प्लेनर साबित हुआ है। इस पूरी वीडियो में हमने साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन का एक जायजा लिया है कि ये खुद क्यों नॉन एरोमेटिक होता है, लेकिन अगर आप इसे कैटाइन में तब्दील करते हैं तो ये एरोमेटिक भी हो सकता है, जो कि खुद एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन का मुंह बोलता सबूत है।